बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, आप लोग सामाजिक अनुसंधान का जो पेपर पढ़ रहे थे उसमें प्रारंभ में आपको मैंने बताया कि ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हम जो भी तथ्य एकत्रित करते हैं और जब वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम कोई अनुसंधान करते हैं या खोज करते हैं तभी वो शोध प्रमाणिक होता है या सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। तो हम अब वैज्ञानिक पद्धति के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। पहले आपने पढ़ा कि समस्या का चुनाव करते हैं, फिर उसके बाद प्राकल्पना का निर्माण करते हैं, फिर अवलोकन, तथ्यों का संकलन और फिर तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन और विश्लेषण और व्याख्या। तो अब आप लोगों ने ये सारे चरण पूरे कर लिए, तथ्यों का संकलन भी कर लिया और आपको पता है कि तथ्य संकलन की विधियों के रूप में आपने प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया। बहुत सारे तथ्य हमारे पास एकत्रित हो गए, प्रश्नावली के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से ये बहुत सारे तथ्य हमने एकत्रित कर लिए। अब इन तथ्यों को हम कैसे वर्गीकृत करें और कैसे उनको सारणियन में बनाएं। अर्थात आपको समझ में आ रहा है कि हमने निरीक्षण परीक्षण के द्वारा एकत्रित तो कर लिया, पर इन एकत्रित तथ्यों का जो हमारे पास संग्रह है उस संग्रह से हम एकदम से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ना ही हम कुछ उनके विषय में जान सकते हैं। ये हम तब जान पाएंगे जब हम उन तथ्यों में पाई जाने वाली समानता या भिन्नता के आधार पर उन्हें वर्गों में विभाजित करें। यानी पहले हम क्या करेंगे, वर्गीकरण। कैसे करेंगे वर्गीकरण? जो हमारे पास बिखरे हुए तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को समानता, आय, आयु, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति या और जो भी हमने एकत्रित किया है, जो हमने घटना के कारण उनसे पूछे हैं, उन कारण के समानता के आधार पर, अर्थात एक समान राय देने वाले, एक समान मत देने वाले, एक समान अभिव्यक्ति करने वाले विभिन्न तथ्यों को हम यानी कैसे समानता या भिन्नता के आधार पर हम विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित रूप में उनको विभाजित करेंगे, तो वह क्या कहलाएगा, वर्गीकरण। फिर यदि उन वर्गीकरण तथ्यों को एक तालिका के रूप में, तालिका वही सारणी, तालिका के रूप में कुछ स्तंभों या पंक्तियों में व्यवस्थित कर देंगे तो वह सारणीयन कहलाएगी। ये दोनों ही आवश्यक हैं क्योंकि इनके बिना न तो तथ्यों का व्यवस्थित रूप संभव होगा और ना ही हम उनको समझ पाएंगे। तो समझ में आ रहा है, सर्वेक्षण के द्वारा या अनुसंधान के द्वारा हमने जो भी सामग्री एकत्रित की है वह सभी सामग्री अभी हमारे उपयोग की नहीं है। उस सामग्री को उपयोगी बनाने के लिए हम उन्हें समानता के आधार पर उनको व्यवस्थित करेंगे तो हम उसे वर्गीकरण कहेंगे और फिर हम उन वर्गीकृत तथ्यों को अपनी सुविधा के अनुसार पंक्तियों और स्तंभों में विभाजित करेंगे तो वो बन जाएगा सारणीयन कहलाएगा, है ना। आपको कैसे समझना है, आपको कहा कि और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए जब एग्जाम्पल लेना हो तो अपने महाविद्यालय का लें। मान लीजिए समाज शास्त्र के प्राप्तांकों का हमें निष्कर्ष निकालना है तो हम कैसे विश्लेषण या व्याख्या के लिए सामग्री का संक्षिप्त रूप में होना आवश्यक है और हम बांटेंगे। मान लीजिए पहले तो 2 श्रेणी बना देंगे, या तो पास और फेल की, या प्रथम द्वितीय तृतीय, या परसेंटेज के आधार पर, है ना, या ये कहा ना समानता या भिन्नता के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर उनको बांटेंगे। तो तथ्यों की उनकी समानता या निकटता के आधार पर उनको हम उन्हें एकत्रित करेंगे और फिर वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, संक्षिप्त एवं सरलतम। फिर हम उनका अपने आप आराम से उनका निष्कर्ष निकालने में अपने को सक्षम पाएंगे। इसी तरीके से सारणीयन वर्गीकरण के पश्चात विश्लेषण कार्य के लिए का चरण होता है। इसके माध्यम से हम तथ्यों में वही संक्षिप्त बिखरे हुए तथ्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, सांख्यिकी सारणी के रूप में। क्या सारणी? समुचित वर्गीकरण करके वर्गीकृत तथ्यों को एक तालिका के अंतर्गत स्तंभों और पंक्तियों, स्तंभों में कहा हमने
दो उस पे लाइन खींचेंगे। अब ये जो अगला चरण है आपका, सब ये बच्चों ये ऐसे बताने की बजाय बोर्ड से ज़्यादा संभव होगा। और आपका जो लास्ट जो चरण इसका रह गया है पुस्तक का, वो सांख्यिकी का ही है। और वो सांख्यिकी के लिए आपको जैसी भी व्यवस्था होगी तब आगे देखते हैं कि कैसे आपको बताया जाए। तब तक आप लोग इनकी थ्योरी पढ़ के रखिए, थ्योरी पढ़ के रखें। सारणियन आपको समझ में आ रहा है। तथ्यों को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए, तथ्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम विभिन्न स्तंभ और पंक्तियों में उनको करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि आपके कितने अंक बनाए, कितने अंक प्राप्त किए, उनकी संख्या 2 कॉलम बना देंगे कि इतने अंक प्राप्त किए इतने विद्यार्थियों ने, इतने अंक प्राप्त किए इतने विद्यार्थियों ने। और जो हमने समग्र लिया है, जो निदर्शन में पढ़ रहे थे, समग्र या हमारा 100 है या 200 है या 500 है, तो टोटल जो योग है हमारा वो उतना ही आना चाहिए, है ना। चाहे हम भिन्नता के आधार पर कितने भी उनका विभाजन कर लें, कितने भी योग कर लें। जैसे मान लीजिए हमने महाविद्यालय को बांटा, तो पहले तो हमने बांट दिया छात्र छात्राएं, फिर हमने बांट दिया उनको ग्रामीण और नगरीय के रूप में, तो और उनका विभाजन हो गया और सब्जेक्ट वाइज विभाजन हो गया। तो हमारी बहुत सारी ये सारणी के अंतर्गत सीमाएं आ जाएंगी। आप लोग थ्योरी के रूप में ये सारणी कितने प्रकार की होती है, 1 गुणी, 2 गुणी, बहुगुणी, कैसे क्या कहते हैं, इनको आप लोग पढ़ के रखेंगे तब तक। फिर उसके बाद विश्लेषण का चरण आता है आपके पास। वैज्ञानिक विश्लेषण यह मानता है कि तथ्यों के संकलन के पीछे तथ्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और भी कुछ है ना। यदि जो व्यवस्थित तथ्य किए हैं, जो व्यवस्थित तथ्यों को संपूर्ण अध्ययन से संबंधित किया जाए, तो उसका सामान्य अर्थ हमारे सामने प्रकट हो सकता है। इसलिए तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और कैसे करेंगे हम? शोध का रचनात्मक पक्ष है विश्लेषण। विश्लेषण किसी भी चीज़ या घटना को स्वयं सिद्ध नहीं मान लेता। वो संकलित तथ्यों में से पहले पुरानी अवधारणाओं की परीक्षा करके नवीन और चुनौती देने वाली अवधारणाओं को ढूंढने में सफल हो सकता है। इसी तरीके से विश्लेषण से उसे विषय के संबंध में जो अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, उसी के आधार पर वो अवधारणाओं की पुनर्परीक्षा करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो हमने तथ्य एकत्रित किए, फिर हम उन्हें वर्गीकृत, सारणीयन और विश्लेषण करेंगे। और इस तरीके से आपका वैज्ञानिक पद्धति का चरण यहाँ पर पूर्ण होता है। और अब जो अगला चरण बस शेष है आपका एक हिस्सा, वो केवल सांख्यिकी वाला है।